16th सेंचुरी जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट दी। इस कंपनी को बनाने का मकसद था एशिया के सभी देशों के साथ मसालों का व्यापार करना, लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम, रेशम, चाय, कपड़ा और नील का व्यापार करने लगी। इस वीडियो में आप जानोगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको हैरान कर देंगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक समय ऐसा था जब एशिया के ज्यादातर देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ करता था। 1670 में इंग्लिश किंग चार्ल्स सेकंड ने कंपनी को कुछ राइट्स दे दिए। अब कंपनी के पास अपनी खुद की प्राइवेट आर्मी थी, अपना खुद का एक जस्टिस सिस्टम था, कंपनी अपने खुद के पैसे भी प्रिंट कर सकती थी, कंपनी दूसरों के साथ अपने बलबूते पर युद्ध भी लड़ सकती थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की फौज थी। कंपनी की फौज हर उस व्यक्ति की जिंदगी में दखल दिया करती थी जो कंपनी के साथ किसी न किसी प्रकार से जुड़ा था, चाहे वह कंपनी के कार्यालय में काम करने वाला चपरासी हो या फिर कंपनी के बने हुए कपड़े, चाय या मसाले का प्रयोग करने वाला एक आम नागरिक। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मुगल बादशाह जहांगीर ने दी थी। ब्रिटिश व्यापारी पहले भी 1603 में भारत व्यापार करने आए थे, लेकिन अकबर ने उन्हें व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री सूरत में लगी थी। यह फैक्ट्री पहले अस्थायी थी, लेकिन बहुत जल्द इसको स्थायी करा लिया गया। दक्षिण भारत में कंपनी ने 1611 में मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। यह फैक्ट्री तब लगाई गई थी जब मुगल बादशाह जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी टेरिटरी में ट्रेडिंग करने से मना कर दिया था। दक्षिण भारत में ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वहां मुगल साम्राज्य का अधिकार था ही नहीं। 17th सेंचुरी आते आते ब्रिटिश कंपनी ने भारत में ट्रेडिंग का एकाधिकार कर लिया। भारत के अलग अलग हिस्सों में कंपनी की नई नई फैक्ट्रियां शुरू हो गई थीं। साल 1686 जब औरंगजेब के शासनकाल में पहली बार अंग्रेजों का सामना मुगलों से हुआ, मुगलों ने कंपनी को बुरी तरह से हराया, उनकी फैक्ट्रियों को अपने कब्जे में ले लिया, अंग्रेजों को जंजीर से बांधकर रोड पर घुमाया। कुछ अंग्रेज ऑफिसर जिनके पीठ पीछे हाथ बंधे हुए थे, वह औरंगजेब के सामने झुककर दया की मांग कर रहे थे। औरंगजेब ने कंपनी की माफी स्वीकार कर ली, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। इसके बाद औरंगजेब ने कंपनी को उनकी सारी फैक्ट्रियां सौंप दी और उन्हें फिर से ट्रेडिंग करने की इजाजत दे दी। भारत में व्यापार करने से कंपनी को काफी फायदा हुआ और उनकी ताकत बढ़ती चली गई। व्यापार के साथ साथ कंपनी वाले अब राजनीतिक हस्तक्षेप करने लग गए थे। साल 1707 में जब मुगल एम्परर औरंगजेब की मौत हुई तो मुगल एम्पायर काफी कमजोर हो गया। जगह जगह पर खिलाफत जन्म लेने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी मौके का फायदा उठाया क्योंकि उन्हें पता था उनकी सेना भारतीय शासकों के सामने टिक पाने में असमर्थ है, इसलिए उन्होंने स्थानीय लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। अंग्रेज भारत के राज्यों को जीतने के लिए फूट डालो राज करो की नीति अपनाने लग गए थे। उस समय औद्योगिक क्रांति की वजह से वह युद्ध तकनीक में भारत की सेना से बेहतर हो गए, इसलिए छोटी सेना होने के बावजूद भी कंपनी ने एक एक करके कई भारतीय शासकों की सेनाओं को हराया। अब भारत के ज्यादातर हिस्से में ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था। जहां आसानी से ट्रेडिंग करने की संभावना नहीं होती, वहां कंपनी अपनी सेना का दबाव बनाकर कब्जा कर ट्रेडिंग संभव कर लेती। साल 1769 और 1773 के बीच बंगाल और बिहार में भीषण अकाल पड़ा, जिसका कंपनी ने खूब फायदा उठाया। उस समय चीजों के दाम तो बढ़े ही, स्थितियां यहाँ तक आ गई थीं, लोग अपने बच्चों को बेचने तक को मजबूर थे। कंपनी के 120 वर्षों के शासनकाल के दौरान लगभग 34 बार भीषण अकाल पड़ा। वैसे तो कंपनी ने सड़कें, रेल ट्रैक आदि बनाए जिससे आम लोगों को यातायात की सुविधा हुई, लेकिन यह सब कंपनी के फायदे के लिए था। कंपनी द्वारा बनाई गई चीजों का असली उद्देश्य कपास, रेशम, अफीम, चीनी और मसालों के व्यापार को बढ़ावा देना था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी नीतियां अपने फायदे के लिए होती थीं, इसलिए धीरे धीरे लोग कंपनी के विरोध में खड़े होने लगे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी विद्रोह कहती थी, उस दौरान कंपनी ने बाजारों और सड़कों पर हजारों लोगों की बर्बरता से हत्या कर दी। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। कंपनी की सेना को ब्रिटिश सेना में मिला दिया गया। 1874 तक यह कंपनी ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर ही अस्तित्व में रही, लेकिन उसके बाद यह खत्म हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में ज्यादातर सैनिक भारत
भारतीय ही थे। कंपनी की फैक्ट्रियों में काम करने वाले भी भारतीय ही थे। एक तरह से कहें तो अंग्रेजों ने भारत पर भारतीयों के द्वारा ही शासन किया था। भले ही एक दौर ऐसा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा था, पावर थी, लेकिन हर चीज का एक दौर होता है। कंपनी के बढ़ते अत्याचारों के चलते उसका दौर भी खत्म हुआ।